हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आवर चैनल साइंस स्पार्क्स चैनल। आज हम 2020 का सेट बी लेकर आ गए हैं। प्री बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। 22 तारीख को से आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हैं। आपने सभी चैप्टर्स अच्छे से रीड कर लिए होंगे, सभी न्यूमेरिकल सोल्व करके देख लिए होंगे, डायग्राम्स बना के देख लिए होंगे, अभ्यास कर लिया होगा। और हम जो 2016 से क्वेश्चन पेपर सोल्व करते आ रहे हैं उनको भी सोल्व करके देख लिया होगा। और आपको आइडिया भी हो गया होगा कि हम कैसे क्वेश्चन पेपर में अपने एग्ज़ाम में जो है टू द पॉइंट आंसर दे सकते हैं। इसी कड़ी में हम एक और जो है क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। आपको वीडियो पूरी देखनी है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखनी है और अच्छे से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। हम अब 2020 का सेट भी सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए भौतिक विज्ञान जो 20 अंक का है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, इनमें किन्हीं 3 का नाम बताना है। देखो, वैसे 7 रंग होते हैं। श्वेत जो सूर्य का प्रकाश और श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये इसका जो है क्रम भी लिख दिया है। आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। विबग्योर होता है, बी वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो जामुनी, बी ब्लू नीला, जी हरा ग्रीन हरा, येलो पीला और ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। तो आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन कर सकता है। पक्षमाभिपेशियाँ करती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों ही जो क्वेश्चन हैं ये हमारे सिलेबस में नहीं हैं। अब हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखिए अब है। यदि 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, 6 ओम के प्रतिरोध हैं, उनको श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ के देख लेते हैं। 3 है, R1 R2 R3, तीनों 6 ओम है। फार्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 + R3। तो तीनों को जोड़ देंगे, 6 + 6 + 6, तो हमारा हो जाएगा 18 ओम। अब ये देखिए, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर क्या आता है। पार्श्व क्रम का जो फार्मूला है ना, कुल प्रतिरोध निकालने का, तुल्य प्रतिरोध निकालने का, वो है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/6 + 1/6 + 1/6 तीनों हैं, तो ये हमारा 3/6 यानी कि ये 1/2 तो कुल तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। तो श्रेणी क्रम का था हमारा 18 ओम और पार्श्व क्रम का है 2 ओम। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। अगला जो हमारा ये क्वेश्चन है 7वां वाला, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब 8वां देखिए, एक लेंस का सूत्र लिखकर इसके लिए आवर्धन की परिभाषा लिखे। देखिए, लेंस का सूत्र है, तो लेंस का सूत्र भाई लेंस का सूत्र देखिए, 1/f = 1/v - 1/u हो जाएगा। और इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया, आवर्धन की परिभाषा पूछी गई है। आवर्धन की परिभाषा, आवर्धन का देखिए, आवर्धन की यह डेफिनेशन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से लिखते हैं। और इसका फार्मूला है m = h' h' प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी और h जो हो गया बिंब की ऊंचाई। और v/u भी लिख सकते हैं। v है प्रतिबिंब दूरी और अपॉन है u वस्तु दूरी, v/u। तो ये हमारा ये 8वें का ए पार्ट जो 2 नंबर का था वो पूरा हो गया। बी पार्ट देखिए, 1 4 + 4 डी क्षमता का उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, हमें पता है जब 1 मीटर फोकस दूरी हो तो उसकी जो क्षमता होती है वो 1 डायप्टर होती है। तो यहाँ डायप्टर फोकस दूरी मीटर में होगी तभी डायप्टर में आंसर आएगा। तो पी हमारा 4 डायप्टर है, एफ निकालना है, तो पी = 1/f और 1/p। अब हमें जो है इसको इसको जो है 4 डायप्टर का मतलब है 1 को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी एक 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर में या फिर 0.25 मीटर में आंसर आ जाएगा, प्लस में है। इसका मतलब क्या है, ये उत्तल लेंस है इसलिए प्लस लगा रखा है। तो यहाँ पर हम इसको 0.25 भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो मीटर में होगा। यहाँ सेंटीमीटर में निकाला इसलिए 25 सेंटीमीटर हो गया है। फोकस दूरी अगर 1 मीटर है तो लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है। ये इसका हो गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 8वें का बी पार्ट था, 2 मार्क्स का। 8वां क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का था, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ए और बी। ए 2 नंबर का और बी भी 2 नंबर का है। अगला 9th क्वेश्चन देखिए। ये हमारा सिलेबस में ये ऊपर वाला पार्ट नहीं है। मोटर नजनित्र का सिद्धांत और कार्यविधि अब हमारे सिलेबस में नहीं है। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम देखिए, 2 नंबर में आया हुआ है। इसका कहाँ उपयोग करते हैं? चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम वामहस्त नियम का, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग करते हैं। देखिए, बाएं हाथ के अपने अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाइए कि जो आपकी जो तर्जनी उंगली है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र दिखा रही है आपकी तर्जनी उंगली होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगी। जो मध्यमा है, जहाँ विद्युत धारा लिखा हुआ है, ये है मध्यमा। सबसे लंबी उंगली होती है वो मध्यमा होती है। ये विद्युत धारा की ओर संकेत करती है। जब और जो हमारा अंगूठा है वो क्या है, वो चालक पर आरोपित बल की ओर संकेत करता है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो ये हमारा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा विद्युत धारा और अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा बताता है। तो ये हमारा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम हो गया, 2 नंबर में आया हुआ है, 2 अंक का है ये। अगला क्वेश्चन है, किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर वर्णन करें। ये देखो 4 नंबर में है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में आया हुआ है। ये देखिए, ये हमें ऐसे डायग्राम बना लेना है, ड्रॉ कर लेना है। ये एक कार्डबोर्ड ले रखा है और इसमें तार गुजार रखा है। तार पे हमने कुंजी लगा रखी है और बैटरी लगा रखी है, मीटर लगा रखा है, परिवर्ती प्रतिरोध है और ऐसे विद्युत धारा की दिशा दिखा रखी है। एक्स से वाई की ओर विद्युत धारा की दिशा जा रही है। तो इसमें देखो पी और क्यू 2 बिंदु दिखा रखे हैं। इसमें जो नीली नीली लाइनें दिखा रखी हैं, ये वाली हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो इस तार के चारों तरफ वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित हैं। और यहाँ ये पीला पीला जो दिखा रखा है, यह दिक् सूचक सुई है, इससे हम इसकी दिशा ज्ञात कर रहे हैं। तो ये सीधे तार से है। देखिए, जब हम ऐसे असलियत में करेंगे तो मतलब कि जैसे कि एक तार हमने सीधा रख लिया है और वहाँ उसके चारों तरफ चूर्ण बिखेर रखा है, तो ये ऐसे जो है चूर्ण अपने आप को वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित कर लेता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के रूप में व्यवस्थित कर लेता है। और इसमें देखिए, सीधा जो धारावाही चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये देखो वृत्त दिखा रखे, 3 ब्लू लाइन जो दे रखी नीले नीले रंग में, ये हमारे विद्युत उसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो हैं वो ये जो वृत्त के रूप में अपने आप को व्यवस्थित कर लिया है। चुंबकीय क्षेत्र दिशाएं होती हैं और इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो ज्ञात कर सकते हैं हम, दिक् सूचक सुई से पता लगा सकते हैं। सकेंद्रीय वृत्तों के किसी बिंदु पर भी हम दिक् सूचक सुई रख देंगे तो इसका जो उत्तर ध्रुव होता है दिक् सूचक का, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। यदि सीधे चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। अगर विद्युत धारा जैसे अब तो एक्स से वाई में आ रही है, अगर वाई से एक्स में जाएगी तो जो है इसका जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ा देते हैं तो किसी भी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। देखो, दिशा बदल रहे हैं विद्युत धारा की तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल जाती है। अगर विद्युत धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में भी उसके परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटेगा। अगर हम चालक से दूर चले जाते हैं, जैसे तार है एक्स वाई से अगर दूर चले जाते हैं तो वहाँ पर उसका चुंबकीय क्षेत्र जो घटता जाएगा। जैसे जैसे विद्युत धारा व चालक तार से हम दूर बढ़ते जाते हैं, उसके चार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले जो सकेंद्रीय वृत्तों का साइज बड़ा होता जाता है। देखिए, जो पी लिखा हुआ है, जो पहला वृत्त है ये छोटा है और दूसरे वाला उससे बड़ा, तीसरे वाला उससे बड़ा और उसके बाहर जाएंगे और बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे साइज मतलब दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो सकेंद्रीय वृत्तों का साइज है वो भी बढ़ता जाता है। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को सीधे
धारावाही चालक से कैसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कैसे उसकी हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं, और विद्युत धारा का, दिशा का, उस पर मान का क्या प्रभाव पड़ता है, दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम इसमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, 6 मार्क्स का था। अब आगे देखिए, अब हमारा सेक्शन बी जो है रसायन विज्ञान, जो 19 मार्क्स का है, 19 अंक का है, वो अब स्टार्ट हो गया है। 10वां क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारा। 11वां देखिए, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला दे रखा है NaHCO3 है। जब हमने इसको गर्म किया ऊष्मा से तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो आप ये ऐसे लिख दोगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। 12वां क्वेश्चन वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें ईजी सा है, थोड़ा सा आप कर सकते हैं। AlCl3 है। एक बताना क्या होता है। Cl के आगे 3 लिखा हो, यानी A की जो वैलेंसी है वो 3 है, यहाँ 3 वैलेंसी वाला एल्यूमिनियम है, तो 20 का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण भी देना है। वह अभिक्रिया, ये बहुत बार आया है फर्स्ट चैप्टर में से, तो अभिक्रिया की डेफिनेशन ही आती है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु है कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका जो ये है समीकरण है, एग्जाम्पल है Fe+CuSO4। Fe जो लोहा जो है कॉपर सल्फेट के विलन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो कॉपर जो है आयरन से कम अभिक्रियाशील है, और इसको विस्थापित करके जो है जो Fe है वो अपने कॉपर की जगह आ जाता है, तो FeSO4 बन जाता है, प्लस Cu अलग से हो जाता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। अगला क्वेश्चन, ये हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, एक में डेफिनेशन, एक में इसका उदाहरण। अगला जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम देखिए CaSO4 प्लस हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है या अर्ध हाइड्रेट इसका है। इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये नमी के संपर्क में आता है तो जिप्सम में बदल जाता है बिल्कुल, और जिप्सम कैसा पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है, इसलिए आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं ताकि जिप्सम में ना बदले। अगला प्रश्न जो हमारा क्वेश्चन है 15वां, हमारे सिलेबस में नहीं है। 16वां क्वेश्चन देखिए, खनिज और अयस्क की परिभाषा देनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन कई बार आ चुकी है। खनिज क्या होता है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में जो प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या होते हैं, अयस्क भी खनिज ही होते हैं, लेकिन वे खनिज होते हैं जिसमें कोई धातु जो होती है, विशेष धातु जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और उनमें से उस धातु को निकालना लाभदायक होता है, इसलिए उनको हम अयस्क बोल देते हैं। सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। कुछ खनिज ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में धातु होती है, उसको ही हम अयस्क बोलेंगे। सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखते हैं, ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन। सोडियम धातु जो होती है इतनी अभिक्रियाशील होती है, हमें पता है सक्रियता श्रेणी में ऊपर है पोटेशियम सोडियम, तो इतनी अभिक्रियाशील है कि इसको अगर खुला छोड़ देते हैं हवा में तो ये आग पकड़ लेता है। तो उस आग से बचाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, धातु को सुरक्षित रखने के लिए और आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में इसको डुबोकर रखा जाता है। तो ये हमारा जो है 2 नंबर में तो ये खनिज है इसकी परिभाषा थी, 2 नंबर में सोडियम वाला है, तो 4 नंबर का जो हमारा ये 16वां क्वेश्चन है। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया 2 नंबर का है। अपमार्जन को साबुन की तुलना में प्रयोग करने के 2 लाभ और आयकान, ये 4 नंबर का, तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। 17वां हमारा अथवा में हाइड्रोजनीकरण और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग है। यानी छोटे छोटे क्वेश्चन को इन्होंने 6 नंबर में दे दिया है। एस्ट्रीकरण देखिए नीचे दे रखा है। एस्ट्रीकरण क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल में एथेनॉल हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में एथेनोइक अम्ल, जब अम्ल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण बोलते हैं। देखिए एथेनॉल है CH3COH2OH, और एथेनोइक अम्ल है CH3COOH। अम्ल की उपस्थिति में क्या बना देता है, एथिल एथेनॉइड बना देता है, ये एस्टर होता है। एथिल एथेनॉइड क्या होता है, एस्टर होता है, और प्लस पानी निकलता है। तो ये एस्टर जो होता है ये, इसकी गंध बहुत ही मतलब जैसे फलों में खुशबू आती है वैसे इसकी खुशबू होती है, इसको इत्र वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो है एस्ट्रीकरण हो गया, ये हमारा 2 नंबर का हो गया। अब जो अपमार्जक को और साबुन की तुलना में बताना है, उसके 2 लाभ और एक हानि बतानी है।
जो अपमार्जक होते हैं वो साबुन की तुलना में क्या करते हैं, कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं उनके साथ एगुलेंट पदार्थ नहीं बनाते, लेकिन साबुन बना देता है। दूसरा क्या है, अपमार्जक कठोर जल में साबुन की तुलना में अच्छी सफाई करता है, साबुन अच्छे से साफ नहीं कर पाता क्योंकि उसमें अवक्षेप बन जाते हैं। हानि क्या है, अपमार्जक क्या करते हैं, जल और मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि जो अपमार्जक है उसमें ऐसे पदार्थ हैं जो जैविक परिक्रमण द्वारा अपघटित नहीं हो पाते, यानी अजैव निम्नकणीय पदार्थ होते हैं उसमें, और वो जल में और मृदा में इकट्ठे होते रहते हैं और उसका उनका प्रदूषण का कारण बनता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजनीकरण देखिए क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ये भी बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आप इसको बहुत अच्छे से याद करना आपको। पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसे हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ C और C के बीच में द्विआबंध है, यानी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वनस्पति तेल होते हैं। और जब निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन इसमें जोड़ी गई, हाइड्रोजन जोड़ने से क्या होता है, जो C और C के बीच में जो है द्विआबंध था वो टूटकर यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं, इसलिए इसको संकलन अभिक्रिया कहा गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया है और द्विआबंध टूट गया है। ठीक है, तो ये संतृप्त, जब इन कार्बन कार्बन के बीच में एक कला बंध आ जाता तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, यानी ये वनस्पति घी में बदल गए हैं। और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। तो ये 6 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है और बिल्कुल ये छोटा सा है, तो आप इसमें इतना लिख के इसमें 6 नंबर ले सकते हैं। तो ये हमारा 17वां क्वेश्चन 6 नंबर का, या तो आप एस्ट्रीकरण या अपमार्जक वाला कर दीजिए या फिर आपको हाइड्रोजनीकरण वाला करना है, तो इन दोनों में से एक करना है और आपको 6 अंक हासिल हो जाएंगे। अगला देखिए, अब हमारा जीव विज्ञान स्टार्ट हो गया है। जीव विज्ञान अब हमारा 21 नंबर का है। पहला क्वेश्चन क्या है, पराबैंगनी विकिरण से मनुष्य को मुख्यतः क्या हो सकता है। तो ये त्वचा का कैंसर हमने बार बार पढ़ा है कि त्वचा का कैंसर हो सकता है। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन देखिए, आहार श्रृंखला में गाय का पोषक स्तर कौन सा है। देखिए सबसे पहले पोषक स्तर में जो है उत्पादक आते हैं और उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे घास, तो वो हो गया पहला पोषक स्तर। फिर उसके बाद पेड़ पौधे यानी शाकाहारी कौन होंगे, गाय। गाय पूछा तो गाय शाकाहारी, तो दूसरे पोषक स्तर पे आएगा, इसलिए उसका जो आंसर है वो द्वितीय पोषक स्तर आ जाएगा, 19वें का बी आंसर आ जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका का भाग है, देखिए मस्तिष्क, कपाल तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं। मस्तिष्क है, कपाल तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र का है, मेरु भी परिधीय तंत्रिका तंत्र का है, मस्तिष्क व मेरुरज्जु, तो डी ऑप्शन राइट है इसका। मेरुरज्जु भी इसी का है, केंद्रीय तंत्रिका का भाग है, इसलिए डी ऑप्शन ठीक है, मस्तिष्क व मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन हार्मोन का संश्लेषण कहाँ होता है पौधे में, पर के अगर भाग में होता है, टिप्स पे होता है, चाहे जड़ हो चाहे कुछ भी हो, टिप्स पे जो है ये ऑक्सीजन का निर्माण होता है, इसलिए इसका पर के अगर भाग में आंसर है, 1 नंबर में है ये। गर्भधारण रोकने के लिए कोपर्टी को कहाँ स्थापित किया जाता है, तो गर्भधारण रोकने के लिए कोपर्टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला देखिए, आनुवांशिकता जैव विकास किसे कहते हैं। जैव विकास अब हमारे सिलेबस में नहीं है, आनुवांशिकता तो है। आनुवांशिकता क्या होती है, आनुवांशिकता वह प्रक्रम होता है जिसमें लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, उसे आनुवांशिकता कहते हैं, यानी कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। अगर मस्तिष्क के कार्य क्या हैं, अगर मस्तिष्क के भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो अगर मस्तिष्क क्या होता है, मुख्य सोचने, हमारा मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग है, यानी सब जो सोचा विचारा जाता है वो इसी भाग से सोचते हैं हम। और इसमें बहुत से ग्राही जो हमारी आँख कान त्वचा हैं उससे जो सूचनाएं आती हैं उसको प्राप्त करने के लिए भी हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। और हमारे मस्तिष्क में ही सुनने, देखने, सूंघने, पेट भरने आदि के सारे सबके लिए विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। हमें भूख लग रही है, पेट भर गया है, या क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, इन सब के क्षेत्र होते हैं हमारे अगर मस्तिष्क में। और इसमें से साहचर्य क्षेत्र भी होते हैं। साहचर्य क्षेत्र क्या होते हैं, जहाँ पर संवेदी सूचनाएं या अन्य ग्राही से जो सूचनाएं आ रही हैं या पहले से उसमें मस्तिष्क में कोई सूचनाएं पहले से हैं, उन सभी का यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करके ये अर्थ निकाला जाता है, एक निर्णय लिया जाता है कि भाई किस प्रकार की सूचनाएं आई हुई हैं, किस प्रकार की सूचनाएं इकट्ठी हो गई हैं और कैसे उसके में अनुक्रिया करनी है। और अनुक्रिया करने के लिए उसको
कैसे वहाँ कार्य कर अंग तक पहुँचाए। तो प्रेरक जो कोशिका है, प्रेरक कोशिका तंत्रिका कोशिका है, वो कार्य कर अंग तक पहुँचाती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हमारी टांग की पेशियाँ होती हैं, चिक पेशियाँ होती हैं, वो जो है इसको नियंत्रित करती हैं इन सभी सूचनाओं को। तो ये हमारे अगर मस्तिष्क के कार्य हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था अगर मस्तिष्क वाला, ये 2 नंबर में पूछा गया है। अगला हमारा है यौवनारंभ क्या है। इस अवस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन बताने हैं। देखिए यौवनारंभ क्या होता है, किशोरावस्था के समय, जब किशोरावस्था आती है बच्चे में 11 से 18 साल के बीच में होता है, टीनेज बोलते हैं। उस समय का समय अंतराल होता है जिसमें शरीर की जो सामान्य वृद्धि है वो तो कम हो जाती है, यानी लगभग ग्रोथ हो चुकी होती है बच्चों की। और उसके बाद जो उनके जनन उत्तक है वो काम परिपक्व होना शुरू कर देते हैं। तो उस समय अंतराल को बोलते हैं यौवनारंभ। और उस समय लड़कों के परिवर्तन पूछे गए हैं। तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो लड़कों और लड़कियों में एक जैसे होते हैं, जैसे कि कुछ शरीर के कुछ नए भागों जैसे काख और जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्रों में बाल गुछ आ जाना, उनका रंग गहरा हो जाना, पैर, हाथ और चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं, यानी छोटे छोटे पतले पतले बाल आ जाते हैं। उनकी जो बच्चों की जो है इस यौवनारंभ में त्वचा दैलीय हो जाती है, मुँह हाथ से भी आ जाते हैं और वो एक दूसरे के प्रति जो होते हैं सजग हो जाते हैं। ये तो थे दोनों लड़के और लड़कियों में कॉमन होते हैं। और जो सिर्फ लड़कों में होते हैं वो दाढ़ी मूंछ आ जाती है चेहरे पर, और उनकी आवाज़ फटने लग जाती है, भर्राने लग जाती है। दिवासपन में रात्रि में जो शिश्न होता है वो अक्सर विवर्धन के कारण उज्र हो जाता है। तो ये लड़कों में हैं। ये जो यौवनारंभ के समय जो परिवर्तन आते हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। अगला है जो हमारा 27वां क्वेश्चन है, जलीय जीवों की अपेक्षा ऑक्सीजन प्राप्त करने में स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक हैं। देखिए ये 2 नंबर का है, 4 नंबर के में एक्स्ट्रा एक और है, तो 2 नंबर वाला देख लेते हैं हम। यानी जो जीव स्थल पर भूमि पर रहते हैं उनको क्या फ़ायदा है सांस लेते उसमें स्थलीय पानी में रहने वाले जीवों की अपेक्षा स्थलीय जीव पे स्थल पर जो जीव रहते हैं उनको क्या लाभ है। देखिए जो जीव जल में रहते हैं वो सांस लेने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। और पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसकी मात्रा कम होती है। हमारे वायुमंडल में किस प्रतिशत ऑक्सीजन है, और जो धरती पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, वो जो है वायुमंडल वाली किस प्रतिशत ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन ज़्यादा है इसलिए हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती हमें। लेकिन जो पानी में जीव रहते हैं वो पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है सिर्फ उसी पर डिपेंड करते हैं, वो मात्रा कम होती है। ये लाभ है हमें। और इसलिए जो पानी में रहते हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उनकी सांस लेने की दर जो है तेज़ होती है। मछली जो करती है अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे कुलोम तक पहुंचा देती है, और वहाँ पर वो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उससे वो रुधिर चली जाती है। इस तरह से ये स्थलीय जीव और जलीय जीव सांस लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये तो हमारा इसका सेकंड पार्ट जो है, ये देखिए, ये पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे होता है, पौधे कैसे ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो है पत्तियों में उपस्थित रंध्र द्वारा होता है। यह आदान प्रदान विषण विधि द्वारा होता है। दिन के समय क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जब सूर्य का प्रकाश होता है उसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। और उस समय पत्तियां जो हैं रंध्रों के पत्तियों में अंदर जो है CO2 की सांद्रता कम होती है बाहर की अपेक्षा, तो बाहर से CO2 रंध्र द्वारा पत्तियों में चली जाती है और प्रकाश संश्लेषण होता है तो भोजन बनता है और ऑक्सीजन भी निकलती है। और वो ऑक्सीजन जो बनी है अंदर वो जो है बाहर निकल जाती है, रंध्रों द्वारा ही पत्तियों से बाहर निकल जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। सांस शोषण भी हो रहा है, पौधे सांस भी ले रहे हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण होने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा सांद्रण होने के कारण वो जो ऑक्सीजन है वो पत्तियों से रंध्रों द्वारा बाहर निकल जाती हैं। लेकिन श्वसन के दौरान जो उत्पन्न CO2 होती है, क्योंकि वहाँ पर श्वसन होता है तो CO2 भी उत्पन्न होती है
और वो CO2 जो है प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसी में उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो दिन में तो ऐसा चलता रहता है। जब रात आती है तब क्या होता है, सूरज नहीं होता, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहे हैं और ना ही वो ऑक्सीजन बना पा रहे हैं। तो इस समय क्या होता है, लेकिन सांस तो जारी रहेगा, श्वसन जो क्रिया है, श्वसन वाली क्रिया है वो चलती रहेगी और पौधों को ऑक्सीजन भी चाहिए ऊर्जा के लिए। तो क्या होता है, बाहर से रंध्र द्वारा पत्तियों में आ जाती है ऑक्सीजन, क्योंकि अंदर बन नहीं रही है और बाहर से फिर वो आ जाती है, अंदर कम हो जाती है और बाहर ज़्यादा पर्यावरण में ज़्यादा होती है। तो ये श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, क्योंकि अब प्रकाश संश्लेषण हो नहीं रहा है तो CO2 की सांद्रता अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो पत्ती द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। क्योंकि CO2 का उपयोग न होने के कारण इसकी सांद्रता पत्तियों से में बाहर की अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो इस तरह से आदान प्रदान चलता रहता है। तो ये 2 नंबर में हमारा पिछला वो था और ये 4 नंबर का हमारा ये 6 नंबर का, या तो आप वो करो या फिर अब अगला है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और फिर हमें बताना है कि मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की व्याख्या करना है। पौधों का भी पूछ लिया इन्होंने, मनुष्य का भी पूछ लिया। तो देखिए पहले हम चित्र देख लेते हैं। चित्र क्या दिखा रहा है, देखो नासा द्वार है ऊपर, ये यहाँ पर बीच में मुख गुहा है। मुख गुहा से देखिए ग्रसनी में जो वायु है वो नासा द्वार से ग्रसनी में आ जाती है, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से देखिए श्वास नली के ऊपर ये उपास्थि वलय बने होती हैं। वलय जो है उपास्थि के बने होते हैं जो कि उसके मार्ग को निपतित नहीं होने देते, वायु के मार्ग को निपतित नहीं होने देते। और ये देखो ये आगे तक है ये वलय, श्वसनी में भी है, ये श्वास नली में तो है, ये श्वसनी में है। फिर पेश बायां फेफड़ा है, दायां फेफड़ा है। जो श्वसनी है, श्वसनी किस में विभाजित हो रही है, श्वसनिका में। श्वसनिका का जो अंतिम सिरा है वो कुपिका कोश है, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। कुपिका कोश के ऊपर बहुत सी उसका रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है। इस जाल से ही क्या है, गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रुधिर है उसमें से फेफड़ों से ऑक्सीजन है वो रुधिर में चली जाती है और रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फेफड़ों में आ जाती है। तो यहाँ ये आदान प्रदान होता है। तो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद वो नासाद्वार द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से ये हमारा जो श्वसन चलता रहता है। फिर ये देखिए ये जो अभी मैंने बताया सारा वही लिखा हुआ है इसमें। नासाद्वार मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार आ गई है। नासाद्वार में क्या होता है, महीन बाल होते हैं। वहाँ वो महीन बाल क्या करते हैं, जो हवा में धूल मिट्टी होती हैं, अशुद्धियाँ हैं, उसको वहीं रोक के रखती हैं, आगे नहीं जाने देती है। और श्लेष्मा की भी परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। ग्रसनी व कंठ नासा गुहा से वायु ग्रसनी खंड और श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में आ जाएंगे। फेफड़ों में उपास्थि वलय है। इस मार्ग में उपास्थि वलय होते हैं जो वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देते। फेफड़े जो हैं उनके अंदर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतर्गत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती जिसे गैसों का विनिमय होता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। श्वसन की कार्यविधि क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है, यानी कि जगह अंतर ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण फेफड़ों के अंदर हवा चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर देती हैं। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिका में लेकर आता है। रुधिर वाहिका कुपिका की वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस हमेशा वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, यानी थोड़ी बहुत हवा उसमें रह जाती है, वो जो है जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ये और ये भी आप बता सकते हैं कैसे माध्यम मनुष्य में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। जो हमारा रक्त है वो लेके जाती है, CO2 को भी लेके आती है, ऑक्सीजन को ऊतकों तक लेके जाती है। तो ऑक्सीजन का कैसे होगा, मानव के प्रत्येक फेफड़े में अनेक सूक्ष्म कुपिकाएँ होती है, जैसे अभी हम पढ़ के आए कुपिका, उनके ऊपर रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है और इनमें से बहने वाला जो रुधिर है जब कुपिकाओं की सतह के संपर्क में आता है तो कुपिका में जो भरी वायु है उसमें से ऑक्सीजन को
विकसित होकर में चली जाती है और जो लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन है उससे जुड़ जाती है और वो शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में ज़्यादा विलय होता है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। शरीर की सभी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वहाँ पर ऊतकों और रुधिर के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन ऊतकों में चली जाती है और ऊतकों से जो ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो रुधिर में आ जाती है और इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका कोश में पहुंच जाती है और यह गैस यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आज का हमारा जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है और आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसका जो है 2016 से और 2020 का जो सेट ए तक के हैं उसका जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप उनको अच्छे से देख सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगली वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन का जो है बटन दबा सकते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा और आपको वीडियो में आगे जो है 2025 तक के जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आप ये वीडियो देखते रहना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।